नमस्कार। रात 9 बजे के खास बुलेटिन प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और पीछे तस्वीर देख लीजिए। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन, गुरुवार का युद्ध अपडेट जरा सुनिए। युद्ध के बीच रूस ने S-400 मिसाइल से अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को बातचीत करने के लिए तैयार है। वही मॉस्को जिसको मजबूत किया पुतिन ने, अब वो बात करने के लिए तैयार है। युद्ध को लेकर यूक्रेन का भी दावा है कि हम जो है अब डिफेंस मोड से काउंटर ऑफेंसिव मोड की ओर है। तू डाल डाल में पात पात। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर 90 मिनट तक बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्वाड देशों की भी बैठक हुई है। भारत के क्वाड देशों से भी बातचीत हुई है। अब आप देखिए कि लगातार बम्बार्डिंग और उसके बाद बातचीत की बात, कई दौर की बातचीत हो गई है। बातचीत असफल रही। यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है तो रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बाकी देश सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए राशि भेजेंगे, खाना पीना भेजेंगे या फिर हथियार भेजेंगे, यानी कि आप लड़ते रहिए, हम पीछे से देखते रहेंगे। वाराणसी आपको लिए चलते हैं, जहां पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की है। यूक्रेन से लौटे छात्रों का पीएम ने हालचाल जाना है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर छात्रों का दल पीएम से मिला। छात्रों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव वहां शेयर किए हैं। छात्रों को रेस्क्यू करके भारत लाना पहली प्राथमिकता थी। यह पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता अभी भी यही है। हमने अपने कैबिनेट के मंत्री वहां भेज रखे हैं। लगातार छात्रों से बातचीत हो रही है। ये देखिए वो छात्र हैं जो वहां से कैसे पहुंचे, कितना पैदल चले हैं, क्या खाया है, कैसे भारत का झंडा उनके काम आया है। वाकई इस बात पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आज जो एक मजबूत देश की कल्पना वो अपने दिमाग में लिए चलते हैं, एक मजबूत राष्ट्र की जो बात करते हैं, हमेशा से कई बार पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी अपनी बातचीत रखते आए हैं, लेकिन आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने क्या मजबूती हासिल की है, ये छात्रों से पता चलता है। कैसे हमारे कंट्री में पहुंचाया, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। चलिए, इस बात का गर्व हर एक भारतीय को होना चाहिए, आपको भी, हमें भी। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इसी बीच यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का भी सिलसिला लगातार जारी है। 3 और C-70 रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के लिए उड़ान भर चुके हैं। आज 8 उड़ानें बुखारेस्ट पहुंचेंगी और करीब 1800 नागरिकों को वापस भारत लाएगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो बॉर्डर पॉइंट सिलेट जा रहे हैं। सिलेट में करीब 1000 छात्र हैं। बुधवार को भी लगभग करीब 1300 छात्रों को लेकर 6 उड़ानें बुखारेस्ट से रवाना हुई थी। कल बुखारेस्ट से 6 फ्लाइट्स निकली हैं। करीब 1300 बच्चे वापस घर के लिए रवाना हुए हैं और उन 6 फ्लाइट्स में से 2 फ्लाइट्स C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन एयरफोर्स की रही हैं। आज बुखारेस्ट में 8 फ्लाइट्स आने वाली हैं, तो मतलब करीब 1800 बच्चे आज बुखारेस्ट से रवाना होंगे भारत के लिए। और मैं अब सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा हूँ। सिरेट हमारी एंट्री पॉइंट है जहाँ मैं अभी पहुँचने वाला हूँ और उसी के साथ साथ लगा हुआ एयरपोर्ट है सुचेवा। तो मेरी विचारधारा थी कि सिरेट से 6.5 साढ़े 7 घंटे हमारे बच्चों को बुखारेस्ट लाने के बजाय उनको हम लोग सुचेवा एयरपोर्ट से ही रवाना करें। तो आज इंडिगो की 2 फ्लाइट्स आ रही हैं सुचेवा
3:30 बजे और 4:30 बजे। वहाँ से करीब 450 बच्चों को हम लोग रवाना करेंगे। वर्तमान में 1000 बच्चे सिलेट में हैं और कल 4 फ्लाइट्स सुचेवा आ रही हैं, तो करीब करीब 900,000 बच्चों को हम लोग कल रवाना करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 24 घंटे में 3,000 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 6,400 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कोई भी भारतीय यूक्रेन में बंधक नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, यूक्रेन समेत पड़ोसी देशों से भी सहयोग मिल रहा है। The total number of Indians who have left Ukraine since our advisories were issued, we estimate, is now near 18,000. The pace of Operation Ganga continues to accelerate. During the last 24 hours, 15 flights landed in India. As you see, I think it was 3, 6, and then 9. So 15 flights in one day, bringing back more than 3,000 Indians. So with this, it takes the total number of flights under Operation Ganga to 30, if I remember correctly. And I think that so we have brought back around 6,400 Indian citizens. और जब तुर्की, नाइजीरिया और पाकिस्तान के छात्र अपने देश सुरक्षित लौटने के लिए भारतीय तिरंगे का सहारा ले रहे थे, तो इससे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और क्या हो सकती है। यह कहना है यूक्रेन से भोपाल लौटी MBBS स्टूडेंट्स मिली और मुस्कान तिवारी का। दोनों बहनों का कहना है कि भारत को लेकर वहां बेहद ही सकारात्मक माहौल है। दोनों बहनों ने बताया कि अपने शहर से रोमानिया के सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 5 दिनों तक सफर किया। इस दौरान वो 2 दिनों तक रिफ्यूजी कैंप में भी रहीं। भोपाल लौटी मिली और मुस्कान तिवारी से बात की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। भारत का जो तिरंगा है अमन, शांति, साहस और शौर्य का प्रतीक है। शायद यही वजह है कि जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वहां पर भी यदि कोई छात्र छात्राएं तिरंगा लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें सकुशल छोड़ा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और ये मिली और मुस्कान जब भारत लौटी हैं तो एक अद्भुत नज़ारा है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, परिजन तो हालांकि सुबह से ही उनके साथ हैं, लेकिन लगातार रिश्तेदार भी आते जा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और एक जो खुशी का भाव होता है, एक जो सुकून का भाव होता है उनके चेहरे पर होता है। हम उनसे बात भी करेंगे। मिली, आप बताएं किस तरीके का वहां पर माहौल था जब आप पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन में फंसे हुए थे? जिस दिन इन्वेजन शुरू हुआ 24 तारीख को, उस दिन से पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एसेंशियल चीज़ें हम इकट्ठा करने में लग गए थे, क्योंकि जब तक फ्लाइट का कुछ कंफर्म नहीं था, मिशन गंगा कंफर्म नहीं था, तो हमें श्योरिटी नहीं थी कि हम इंडिया जाएंगे या नहीं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोग के साथ और कौन कौन लोग थे? खाने पीने की चीज़ें कितनी थी आपके पास? जी, हम दोनों जो है बहनें साथ में अपार्टमेंट में रहते थे। तो जिस दिन हमें पता चला कि फायरिंग स्टार्ट वगैरह हो गई है, तो उसी दिन काफ़ी भीड़ हो गई थी। सुपरमार्केट्स वगैरह पे सामान ख़त्म हो रहा था, ATM में लंबी लाइनें लगी थी और कैश विड्रॉल की लिमिट लगा दी गई थी वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे जो सामान हमें 30 रुपये में वहाँ की करेंसी में मिलता था, वो 90 रुपये में मिल रहा था। 3 गुना वहाँ के दाम बढ़ा दिए गए थे। और हम इसलिए स्टोर कर रहे थे कि पता नहीं है यहाँ कर्फ्यू लगेगा, क्या होगा, कितने दिन हमें घर के अंदर ही स्टे करना है। तो हमने खाने पीने का सामान ला के स्टोर कर लिया था। एक और चीज़, हमने एक फ़ोटो देखा था, आप लोग के पासपोर्ट के पीछे एक तिरंगा था जो कि आपके पास शायद होगा भी। तो किस तरीके से आप वो तिरंगे को और अपने पासपोर्ट को, यानी अपने आइडेंटिटी और अपने देश का जो गौरव है उसको दिखाते हुए आप जो हमने, हमारे पास फोटो कॉपीज थे प्रिंटेड, पासपोर्ट और पोस्टविथ का, जो हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने टेम्पररी एक डॉक्यूमेंट दिया था, क्योंकि हम वहाँ के स्टूडेंट हैं 6 साल के लिए। तो हमने उस डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट को यूज़ करते हुए अपनी आइडेंटिटी पीछे और सामने तिरंगा लगाया। और जहाँ भी हम ट्रैवल कर रहे थे, जिस भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे थे, उस व्हीकल पर हर जगह हम तिरंगा लगा रहे थे। हम अपने लगेज पर तिरंगा लगा रहे थे। इससे हमें एक ईज़ मिल रहा था बॉर्डर पर। जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो एम्बेसी के अधिकारी हैं, एमिरेट्स अधिकारी, वो पासपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और इसके पीछे तिरंगा बनाया है, ताकि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो भारत का तिरंगा देखकर वो उन्हें बॉर्डर तक पहुँचने देते हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी की कोशिश लगातार की जा रही है। कई छात्र सकुशल अपने घर लौट आए हैं, तो कई अभी भी वहां फंसे हैं, जिनकी वापसी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन
छत्तीसगढ़ में छात्रों की घर वापसी का मुद्दा अब सियासी रंग लेता जा रहा है। क्यों, ये रिपोर्ट देखें जरा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 8 दिन से बदस्तूर जारी है। यूक्रेन पर रूस एक के बाद एक बम दागे जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अभी भी यूक्रेन में भारत के सैकड़ों छात्र फंसे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 200 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। इनकी सकुशल वापसी हो, इसकी कोशिश सभी कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये वापसी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने एक स्पेशल सेल बनाया है जो ऐसे छात्रों के घर पहुंच रहा है जिनकी घर वापसी हो चुकी है या जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। हम लोग भी छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की टीम बनाए हैं, जिसमें श्री राजीव अग्रवाल जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रीतेश गांधी जी हैं। इन्होंने हेल्प डेस्क स्थापित किया है और 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इनका दोनों का नंबर वायरल है और टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं ताकि कोई भी बच्चे का अभिभावक या बच्चा उनसे संपर्क कर सके और जिस तरह से भी सहयोग हो, यहाँ से जानकारी भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को दे रहे हैं और बच्चे सकुशल छत्तीसगढ़ आ जाएं, इसकी चिंता कर रहे हैं। इधर यूक्रेन में फंसे छात्रों के घर बीजेपी की दस्तक के इस अभियान को कांग्रेस सियासी नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस पूरे मामले में बीजेपी अपनी विफलता को छुपाने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अरे सरकार आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है, सत्ता आपकी है, हमने तो शुरुआत नहीं की। और जो उनकी मदद करने की जो चेष्टा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति करना और उसको एक जन बच्चे से बात करने के बाद उसको 1000 लोगों के फेसबुक में डालना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं कह सकते इसको। राजनीति करने के बजाय हम उन लोगों की मदद करें जो अभी भी फंसे हुए लोग हैं। अगर लोगों के कहीं रिश्तेदार हैं वहाँ पर यूक्रेन में तो बातचीत करें, सरकार से बातचीत करें। और भी क्या मदद हो सकती है, हम सब मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर हम उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। यूक्रेन में फंसे छात्रों की कौन कितनी मदद कर रहा है, ये बताने और जताने की कोशिश दोनों ओर से की जा रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टूडेंट्स की वापसी के लिए दिल्ली में एक नोडल अधिकारी बनाया और सभी छात्रों की घर वापसी का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। तो वहीं बीजेपी ने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया और घर घर दस्तक अभियान के जरिए छात्रों के घर पहुंचना शुरू कर दिया। लेकिन इस आपदा में कौन अपना कर्तव्य निभा रहा है और कौन सियासी रंग दे रहा है, ये जनता को ही तय करना है। बंसल न्यूज़ के लिए रायपुर से मोहन तिवारी की रिपोर्ट। और इधर रूस के यूक्रेन पर हमलों को लेकर विश्व के कई देश खासे नाराज हैं। कई देशों ने विरोध करते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस बीच पेरिस के ग्रिविन म्यूजियम में रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मोम के पुतले को हटा दिया गया। संग्रहालय का कहना है कि हिटलर जैसे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं। और यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के बाद से ही रूस का बहिष्कार देखने को मिल रहा है और इस बीच रूस ने भी उन देशों पर पाबंदियां लगाई हैं जो उसके खिलाफ हैं। दरअसल रूस एक वीडियो सामने लाया जिसमें दिखाया गया है कि रूस अपने रॉकेट से कुछ देशों के झंडों की तस्वीर हटा रहा है, वहीं भारत का झंडा उस पर रहने देता है। ये वीडियो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के हेड डिमिट्री रोगोजिन ने ट्वीट की है। जानकारी के मुताबिक वीडियो बैकुनूर का है। ये दक्षिणी कजाकिस्तान में स्थित अंतरिक्ष तट पर है जिसे रूस ने लीज पर लिया हुआ है। बैकुनूर में मौजूद लॉन्चर्स ने माना है कि कुछ देशों के झंडों के बिना उनके रॉकेट ज्यादा सुंदर लगेंगे। चिंतन से ही बेहतर की ओर बढ़ा जा सकता है। शिवराज सरकार के भी 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर कान्हा में 2 दिन चिंतन बैठक होगी और ये सब गुरुवार को सीएम हाउस में लंच में तय किया गया, जिसमें सरकार के मौजूदा मंत्री थे। आखिर चिंतन बैठक को किस रूप में देखा जाए? शिवराज सरकार का चिंतन, लंच पर मंत्रियों का मिलन, 2 दिन और होगा कार्य योजनाओं पर मंथन, मंत्री समूहों की रिपोर्ट होगी पेश,
बैठक से निकलेगा 2023 का बड़ा संदेश। गुरुवार को सीएम हाउस में लंच पर सरकार के मंत्री जुटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंच पर क्या बात हुई, ये पूरी चर्चा तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये जरूर पता चला कि सरकार कार्य योजनाओं को लेकर चिंतन करने जा रही है। 23 मार्च को बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी पर 2 दिन की चिंतन बैठक भी होगी। 26 और 27 मार्च को कान्हा में ये बैठक होगी। सरकार ने योजनाओं के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री समूह भी गठित किया है। इस मंत्री समूह की समितियों की रिपोर्ट पर पूरी सरकार चर्चा करेगी। 26 मार्च से पहले ही सीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए, हमारे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसलिए 2 साल की हमारी उपलब्धियां, उसको हमने नीचे तक कितना ले गए वो और आगे की योजनाएं। राजनीतिक लोगों का, पार्टी का, नेताओं का हमेशा रहता है कि हमारी सरकार फिर से आए और प्रचंड बहुमत से आए। मुख्यमंत्री जी बैठते हैं तो हर चर्चा महत्वपूर्ण ही होती है जी। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो सहज भले में भी बैठते हैं, अकारण भी बैठते हैं, सकारण भी बैठते हैं। उधर सीएम हाउस में लंच और उसके बाद कान्हा में होने वाले 2 दिन के चिंतन बैठक को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए कांग्रेस इस पर क्या सोचती है। चिंता तो चिता के समान है और आज भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करने लगी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये महसूस करने लगे हैं कि देश में और प्रदेश में उनकी पकड़ कम हो रही है। आज हर वर्ग परेशान है, तो अब चिंतन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास करने को कुछ बचा नहीं है। आज अच्छा होता कि कान्हा की जगह वो यहाँ बैठ के चिंतन करते कि भाव तेल का हम कैसे कम कर रहे हैं, मसालों का भाव हम कैसे कम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रही है। कार्य योजनाएं जमीनी रूप से जरूरतमंद लोगों तक कितनी पहुंची, इस पर बात होगी। अब ये सब चर्चा होगी तो उससे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी, क्योंकि 1 साल बाद ही चुनाव में बीजेपी को जाना है। कुल मिलाकर चिंतन बैठक चुनावी चिंतन ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, समय है तो चिंतन मनन का भी समय जरूर देगा। आगे बढ़ते हैं। सेना से रिटायर हुए एक फौजी को उसकी धर्मपत्नी ने ऐसा सरप्राइज दिया कि पूरा शहर देखकर दंग रह गया। दरअसल ग्वालियर निवासी सोनूलाल गोस्वामी सेना में 18 साल की सेवा कर घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके राजशाही स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर हाथी लेकर पहुंच गई और देश सेवा से लौटे पति को हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला। पत्नी का कहना है कि शादी के समय पतिदेव उन्हें घोड़े से लेने पहुंचे थे, मैं उन्हें हाथी से लेने पहुंची हूँ। रिटायर फौजी और उसकी पत्नी से बात की हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने। सेना में 18 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए सेना के जवान को परिवार ने सरप्राइज दिया। जब स्टेशन पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरा परिवार पहुंचा। उनकी पत्नी ने विशेष तौर पर हाथी बुलाया था, जिस पर सेना के जो अब हवलदार हैं, बतौर सिपाही सोनूलाल गोस्वामी ने अपनी ज्वाइनिंग 2004 में सेना में ली थी। 18 साल 2 महीने तक सेना में अपनी ड्यूटी की और वापसी हुई तो बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत। वो भी चौंक गए कि पत्नी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट, पूरे रिश्तेदार उन्हें रेलवे स्टेशन पर हाथी के साथ लेने पहुंचे। वो हाथी पर बैठे, फिर उनका पूरा जो जुलूस है वो हाथी पर निकला। बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी से जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया था। मन में क्या कुछ ख्याल आया कि पति को सेना से रिटायर हो रहे हैं, हवलदार हैं, तो घर पे बड़ी राजाओं की तरह वापसी हुई? जी, ऐसा है कि एकदम से मेरे मन में ये ख्याल आया था, क्योंकि शादी के टाइम पे ये हमें घोड़े पे बिठा के गए थे लेने के लिए। तो जब शादी करने के बाद फिर इन्होंने घर पे छोड़ा और वापस ड्यूटी पे जाके पहुँचे, तो अब तो हमें साथ में ही रहना, तो मैंने भी इनका उतने अच्छे से ही स्वागत करना चाहा। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनको हाथी पर लाया गया, उनकी धर्मपत्नी का ये इंतज़ाम था। मेरी मिसेज ने जो इतना शानदार स्वागत किया है, मैं इससे तो बहुत खुश तो हुई। शायद इस स्वागत को मैं अपने जीवन भर कभी भूलूंगा नहीं, ठीक है। और अपनी मिसेज का जो ये सम्मान और ये प्यार है, ये मुझे लगता है ये ऐसे ही बना रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा जो है ये स्वागत कर पाएंगे कहीं, और इन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, तो इन्हें और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।